आज हम प्रोफेसर राजेंद्र गर्ग के साथ एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर गर्ग एक शिक्षाविद हैं जो पिछले 50 वर्षों से हायर एजुकेशन से, राजस्थान की हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। आपके लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में 1966 से ही छपते रहे हैं। आप विभिन्न जगहों पर व्याख्यान भी देने जाते रहे हैं और अब भी जा रहे हैं। इस क्षेत्र में आप अब भी सक्रिय हैं। राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपके व्याख्यान होते रहते हैं, महाविद्यालयों में आपके व्याख्यान होते रहते हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी आप आमंत्रित किए जाते हैं। आज हम आपसे उच्च शिक्षा या कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पतन हमें दिखाई दे रहा है, जो गिरती हुई स्थिति है, लोग मतलब साक्षर तो हो रहे हैं, विस्तार सब जगह हो रहा है, लेकिन सच्चे अर्थों में लोग शिक्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इन्हीं बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। पूरे भारत में ही शिक्षा के क्षेत्र में गिरती हुई स्थिति के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि मतलब शिक्षा का विस्तार तो हो रहा है, गांव-गांव, सुदूर क्षेत्रों में भी शिक्षा के जो हैं संस्थान खुल रहे हैं, स्कूल कॉलेज बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन लोग सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। वो साक्षर तो हो रहे हैं लेकिन शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या आप ये बताएंगे कि ये हायर एजुकेशन में शिक्षा का ऐसा पतन क्यों हो रहा है? आपका प्रश्न बहुत समयोचित है। हायर एजुकेशन की तो हालत प्राथमिक शिक्षा से भी ज़्यादा ख़राब है। हायर एजुकेशन में ये पता ही नहीं चलता कि हम किसी एमए के छात्र से बात कर रहे हैं या हाई स्कूल के छात्र से बात कर रहे हैं। दोनों की बातचीत में, दोनों की समझ में कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता। और बहुत से तो पीएचडी रिसर्च किए हुए भी छात्र होते हैं, लेकिन विषय का उनको ज्ञान ऐसा लगता है अधिकांश मामले में कि उनको अपने विषय का ज्ञान नहीं है। ये स्थिति आज से 40-50 साल पहले नहीं थी। उस समय मालूम होता था कि ये व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं वो हाई स्कूल पास है या वो बीए किया हुआ है या एमए किया हुआ है, ये मालूम पड़ जाता था। अब ये मालूम नहीं पड़ता। तो ये जो आपने पूछा कि उच्च शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, मैं पहले प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर आऊँगा तभी उच्च शिक्षा पर बात ठीक तरीके से हो सकेगी, क्योंकि वो मूल तो वही है। अच्छा। अभी हमारे जो प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, सीनियर सेकेंडरी तक मान लीजिए, उसकी क्या हालत है। स्कूल तो आपने बताया वो सही है कि बहुत खुल गए, गांव गांव में खुल गए और भवन भी बहुत अच्छे अच्छे बन गए। हमारे ज़माने में तो पुरानी हवेलियों में या जहाँ कहीं भी जगह मिलती थी क्लासें हम पढ़ते थे। आज तो बहुत विस्तार हो गया है, अच्छे अच्छे भवन हैं, अच्छा फर्नीचर है, लेकिन इन सब के बावजूद शिक्षा का स्तर गिरा है। और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और हमको केवल शहरों पर ध्यान नहीं देना है, गाँव के स्कूलों को भी विचार केंद्र में रखना है। सब जगह क्या हालत हो रही है कि एक तो शिक्षक भी अपने कार्य के प्रति वैसा डिवोशन उनमें नहीं है जो हुआ करता था। वो लोग दूर से, दूर कहीं रहते हैं किसी बड़े शहर में, वहाँ से नित्य आते हैं और चले जाते हैं, अप डाउन जिसे कहते हैं, अप डाउन करते हैं। तो उनका छात्रों के साथ
न तो कोई भावनात्मक लगाव पैदा होता है और न ही अपने प्रोफेशन के प्रति कोई परिश्रम वो कर पाते हैं। आना और जाना, 1 घंटा या 2 घंटे की यात्रा नित्य, और वापस जाना तो 4-5 घंटे उसमें लग जाते हैं, और जैसे तैसे वो एक औपचारिकता पूरी करते हैं। एक कारण तो ये है। और या इसमें हम दूसरी चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 9 तक तो हम छात्रों को फेल नहीं करते। शायद ये बात इसलिए आई थी कि छात्र का आत्मविश्वास खंडित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी हाँ, कई बार ये सोचा गया था हाँ, इंटेलिजेंसिया के द्वारा कि ज़्यादा फेल करने से ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाती है और बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। तो शायद उस वजह से ये नियम बनाया गया था कि इनको फेल नहीं किया जाए ताकि वो स्कूल से जुड़े रहें। हाँ, तो संख्या तो बढ़ गई विद्यार्थियों की, ड्रॉप हाँ, आउट कम हो गया। हाँ। तो आपकी बात ये सही है कि इसके पीछे पॉजिटिव स्पिरिट भी थी कि भाई छात्र बीच में छोड़ के न चले जाएं। और दूध, लेकिन किसी भी चीज़ के हानि लाभ दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बात होती है। नेगेटिव पक्ष में देखें तो बात यह है कि जो हर कक्षा में जो छात्र छन जाया करते थे और जो बिल्कुल ही अयोग्य होते थे वो फेल हो जाते थे, अब वो कक्षा 9 तक तो अबाध गति से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो उनमें परिश्रम करने की, पढ़ने की लगन उतनी पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि वो प्रयास करें या न करें वो पास होते चले जाएंगे। फिर कक्षा 10 में जाकर के बोर्ड की परीक्षा देंगे, तो उसमें अब उसमें भी ये समस्या आती है कि जो परीक्षार्थी है, जो उनके उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाले हैं, उनके सामने ये समस्या आती है कि जब 90% जो जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो निम्न स्तर की हैं, तो वो बाध्य हो जाते हैं कि कम से कम भाई 40 या 50% तो रिजल्ट रखा जाए। तो हाँ, एक इस एक बाध्यता के चलते वो ज़्यादातर हाँ, 70-80% रिजल्ट रखने के लिए उन हाँ, अयोग्य विद्यार्थियों को भी वो वो भी वो अच्छे नंबर देते हैं। तो वो भी आगे बढ़ जाते हैं, फिर कॉलेज में चले जाते हैं। तो एक तो समस्या ये है। और दूसरी, अब जैसे बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस आ गई हैं और सर्वे आता रहता है, अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं कि कक्षा 8 या 9 के विद्यार्थी को जोड़ करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जोड़ बाकी गुणा भाग वो नहीं आता है। इत्यादि का ज्ञान भी उनको ठीक तरह से नहीं है, जो कि बहुत ही दयनीय बात है। तो और विद्यार्थियों को के हाथ में कैलकुलेटर रहते हैं, प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के पास, और गणित के जो प्रश्न करने होते हैं वो कैलकुलेटर के माध्यम से करते हैं। तो उनको प्रैक्टिस नहीं होती गणित के छोटे छोटे हिसाब लगाने की अपने मन से, बिना कैलकुलेटर के वो कुछ कर नहीं पाते। तो इस तरह की चीज़ें। और फिर दूसरी बात यह है कि छात्रों का के एकाग्रता को भंग करने के भी ये जो मोबाइल सबके हाथ में आ गया है, वो अध्ययन के प्रति एकाग्रता को भी भंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो अपना काफ़ी समय, छोटे बच्चे भी मोबाइल के सामने लगाते हैं। एक प्रश्न, हाँ, एक कारण ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पर बहुत जोर दिया जाने लगा है और विश्लेषणात्मक जो उत्तर हैं, प्रश्न हैं, वो नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं। तो इससे हमें ये जो रटने की प्रवृत्ति है विद्यार्थियों में, ये बढ़ती जाती है शुरू से ही, और वो चीज़ों का विश्लेषण नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं पाते। इससे एक समस्या ये भी है
कि छात्र के दिमाग में प्रारंभ से ही ये बात आ जाती है ब्लैक एंड वाइट, कि या तो कोई चीज़ बिल्कुल गलत है सही है या या गलत है। कोई चीज़ बिल्कुल गलत है। जबकि गलत और सही के बीच में जो बहुत सारे जो शेड हैं, हम्म। वो जो जिसमें गलत भी सही भी का रेशियो अलग अलग होता जाता है, वह विश्लेषण करने की क्षमता उनमें नहीं आ पाती। एक बात और देखने में आई है कि अभी हमारा जो जोर है विशेषकर प्राइवेट स्कूल्स में, वो माध्यम पर ज़्यादा हो गया है। पेरेंट्स भी ये चाहते हैं और अध्यापक भी, और सारा समाज ये चाहता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी अंग्रेजी माध्यम से। भाषा में पूरी तरह प्रकांड पंडित हो जाए। तो पहली क्लास, दूसरी क्लास, और मैं देखता हूँ चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास के बच्चे, उनके मन में अपने विषय का कोई चित्र नहीं बन पाता, क्योंकि वो भाषा से ही संघर्ष करते रहते हैं। जबकि हमको ज्ञान, उनके दिमाग में ज्ञान का प्रवेश कराना है, वो तो बहुत बाद की चीज़ है और गौण हो जाती है। उनके दिमाग में स्वरूप नहीं बनता, कल्पना नहीं बनती, और वो भाषा से संघर्ष करते रहते हैं। तो भाषा का ये एक, संघर्ष विद्यार्थियों में और अध्यापकों में हाँ सभी जगह दिखाई देता है, और समाज में भी दिखाई देता है जी, कि अपनी अभिव्यक्ति या उसको पढ़ना या पढ़ाना, दोनों ही बातों में वो दो भाषाओं में वो बटे रहते हैं आजकल के विद्यार्थी और अध्यापक। उनको जो है ना सब जगह कंटेंट भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाता तो उचित। हाँ। हाँ बिल्कुल सही है कि जो विषय वस्तु है उस पर जोर न होकर के भाषा पे जोर हो गया। पहले के समय में ये था कि कक्षा 6 से अंग्रेजी शुरू की जाती थी। अब बच्चे को मातृभाषा का तो ज्ञान हो ही नहीं पाता ठीक तरह से, और उसकी भाषा वही बनी रहती है जो घरों पे बोली जाती है, मोहल्लों में बोली जाती है। उनकी भाषा में प्रांजलता नहीं आ पाती, और इसलिए उनके विचार भी उन्नत नहीं हो पाते, क्योंकि विचार भी भाषा से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ आप इससे सहमत हैं या नहीं है? भाषा से विचार जुड़े हुए हैं, भाषा से ही संस्कृति जुड़ी हुई है। हाँ। तो प्रारंभिक अवस्था में हमें एक ही भाषा पे, मातृभाषा पर ही, आपका विचार है कि उससे जुड़े रहना चाहिए, और कम शिक्षा का माध्यम विशेष करके मातृभाषा में ही होना चाहिए। यही होना चाहिए। ये ज़रूर है, मैं ये नहीं कहता। अंग्रेजी भाषा में जो पुस्तकें उपलब्ध है और जो ज्ञान का ऊंचा स्तर है, वो उसकी हम प्रशंसा करते हैं, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन अब बहुत ऊंची शिक्षा और जहाँ शोध करना, रिसर्च करना, वहाँ तक तो बहुत कम छात्र पहुँचते हैं, 1%, 2%। बाकी तो बेचारे जो अपनी डिग्री बीए की, या कई लोग तो हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी करके छोड़ देते हैं, अपना काम करते हैं। कोई बीए तक पहुंच जाता है, कोई एमए भी कर लेता है। ये कारण जो है, इस कारण से हम ये तो नहीं कहते कि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में नहीं लिया जाए। हम तो ये भी मानते हैं कि अच्छा जो साहित्य है अन्य विषयों में भी, चाहे मनोविज्ञान हो, ह्यूमैनिटीज़ के अन्य विषय हो, समाजशास्त्र हो, इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, और साइंस की तो खैर बात ही क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, वो तो इंग्लिश में ही होगी। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के विषयों में भी अच्छी पुस्तकें, अच्छा ज्ञान अंग्रेजी पुस्तकों से ही मिलेगा। किंतु प्रारंभिक स्तर पर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी उसके ऊपर लादना, ये उस पर अत्याचार है। उनको बल्कि पढ़ने से अरुचि पैदा हो जाती है, रुचि पैदा नहीं होती। तो ऐसे विद्यार्थी आगे चल के भी शिक्षा को एक बोझ मान के और डिग्री प्राप्त करने का माध्यम मान के चलते हैं। वो ये नहीं, उनको आनंद नहीं आ रहा है विषय को पढ़ने में जो मातृभाषा में आता, या जो जिनकी हिंदी है या वो हिंदी में आता, या जो तेलुगु है, तमिल है, वो जो अपनी अपनी भाषाओं में जो आनंद आता, वो उनको अंग्रेजी में नहीं आता। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी
बहुत उपयोगी है, इससे हम मना नहीं करते। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी प्राथमिक चाहिए। शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ये मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इससे बच्चे का जो आधार है वो अच्छा हो जाता है और शिक्षा में या ज्ञान अर्जन में रुचि बनी रहती है। हम्म। अच्छा, अब अपन हायर एजुकेशन पे शिफ्ट करें। जरूर। हाँ, तो अब हायर एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन की हमने ये स्थिति देख ली, अरुचि का कारण देख लिया, कीर्ति स्तर का कारण देख लिया, लेकिन अब हायर एजुकेशन में वही बच्चा आता है, वो फिल्टर भी नहीं हो पाता क्योंकि जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं, जो परीक्षक होते हैं, वो भी मजबूरियों के चलते उनको सभी बच्चों को उत्तीर्ण कर देते हैं। अब आ जाते हैं वो बच्चे हायर एजुकेशन में आ जाते हैं और वहाँ भी वही समस्याएं आएंगी फिर, क्योंकि उन पढ़ने में अरुचि है और स्तर उनका अच्छा नहीं है विद्यार्थियों का, तो फिर वही परीक्षा में बच्चे वही बैठेंगे और वही जो परीक्षक हैं उनके सामने वही दुविधा। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटीज़ का जो मेरा अनुभव है 40-50 साल का, तो उसके आधार पर मैं ये आपको बताता हूँ कि शुरू के वर्षों में मैंने देखा, जब मेरा नया नया अपॉइंटमेंट हुआ था एक लेक्चरर के रूप में, तो हम जानते ही नहीं थे कि कक्षाओं में छात्र कम आते होंगे। अगर 60 लड़कों की क्लास है तो कम से कम 57-58 तो आएंगे ज़रूर। एक दो कोई छात्र अस्वस्थता के कारण या किसी कारण नहीं भी आए, और 80 लड़कों की क्लास है तो 78 तो आएंगे। यानी मैं कहता हूँ 100% छात्र आते थे। आते थे। और हमने अपने प्रारंभिक कोई 15-20 साल तक कोई कक्षा छोड़ी ही नहीं। कक्षाएं छोड़ने का रिवाज भी उस समय नहीं था। अब हम देखते हैं कि पिछले 25 साल से, 25 या 30 साल मान लो आप, पिछले 30 साल से कॉलेजों में, अब मुझे दक्षिण का तो पता नहीं, लेकिन उत्तर भारत के कॉलेजों में कक्षाओं में छात्र आते ही नहीं हैं। पूरे वर्ष नहीं आते, केवल परीक्षा देने आते हैं, या कभी उनके यूनियन का इलेक्शन होता है तो उसमें आते हैं वोट देने के लिए। यूनियन के इलेक्शन में भी 30% से ज़्यादा उनकी जो है भागीदारी नहीं होती। जिस दिन वोट होता है उस दिन भी वो 30% से ज़्यादा, मतलब जिनको पकड़ पकड़ के ले आते हैं जीपों में भर के, हाँ हाँ। वही बच्चे आते हैं और वही भाग्य निर्धारित कर देते हैं कैंडिडेट्स का। तो यह इतनी अरुचि हो गई कि यूनियन इलेक्शन में भी वो नहीं आते। नहीं आते। तो तो कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 25-30 साल से छात्र और अध्यापक आमने सामने होते ही नहीं हैं। जैसे पुराने छात्र जो हैं, जब कभी पुरा अपनी एडवांस एज में भी, बुढ़ापे में भी आपस में मिलते जुलते थे, तो वो अपने शिक्षकों की ही बातें किया करते थे। उन्हीं के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में, वो कैसा पढ़ाते थे, कैसे बोलते थे, बस वो चर्चाएं करते थे। आज के छात्र को पता ही नहीं है कि मेरा हिस्ट्री का प्रोफेसर कौन ना है, प्रोफेसर को छात्रों का पता है ना छात्रों को प्रोफेसर न का पता प्रोफेसर है। को छात्रों का बिल्कुल। पता है। तो स्थिति ये हो गई है कि अब आप उनको स्वयं पाठी भी कह सकते हैं, भले ही वो कॉलेज में पढ़ते हों रेगुलर। अटेंडेंस वगैरह ये सारा सिस्टम भी तो इसकी ख़त्म वजह सा, क्या रही होगी कोलैप्स हो चुका है। उपस्थिति कम होने अब की? इस कम होने की वजह, छात्रों की उपस्थिति कम होने की वजह, इसका दोष जो है छात्रों पर भी है और अध्यापकों पर भी है। अध्यापकों की भी आदत कुछ ऐसी हो गई है, एक तो अप डाउन करते हैं वो भी, उनका मन आ, अध्ययन अध्यापन में नहीं है। अध्यापकों में भी स्वयं भी अध्ययन नहीं करते, घर पर भी अध्ययन नहीं करते, रीडिंग हैबिट्स नहीं रही, और उनके भी कुछ रुचि ऐसी नहीं है कि मैं कक्षा में जाके पढ़ाऊँ। अन्यथा हमारे समय में तो
रिटायर होने के पश्चात भी हम ये कोशिश करते थे कि कहीं कोई क्लास मिले पढ़ाने के लिए, और हम पढ़ाते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाते थे, क्योंकि हमको चैन तभी मिलता था, तो वो आदत थी। अब वो शिक्षकों में एक तो वो प्रवृत्ति कम हो गई है, तो वो टालम टोल करते हैं, और टाइम टेबल भी इस ढंग से बनाते हैं कि छात्र 7-8 पीरियड बैठा रहता है, और कोई एक क्लास लगती होगी, तो छात्रों ने भी, उनमें भी फिर ये विचार हो जाता है कि फिर हम क्लास कॉलेज में क्यों आए, ये एक भावना पैदा हो जाती है, और वो सही भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे परीक्षकों से जुड़ी हुई समस्या भी है ये, जो कि मैंने पहले बताया कि जब मान लीजिए आपके पास एक पैकेट आता है एग्जामिनेशन के बाद, परीक्षार्थी हैं आप, कॉपियाँ देखेंगे, उनकी उत्तर पुस्तिकाएं देखेंगे, अब आपको लगेगा कि 300 उत्तर पुस्तिकाओं में से मुश्किल से कोई 20-25 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिनको पास किया जाना चाहिए। तो ये तो संभव नहीं है कि आप जो है ना इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों पंद्रह को फेल प्रतिशत करना। या 10% ही रिजल्ट रखें, क्योंकि फिर तो आप जो है अगर रिजल्ट कम रहता है तो भी प्रश्न चिन्ह लग जाता प्रश्न है। चिन्ह लगता है, यूनिवर्सिटी भी पूछेगी आपको, आपके हायर अथॉरिटीज़ भी पूछेगी, और उससे आपको हानि होगी। तो आप अगर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर भी आज अंक देंगे, 50% को तो आप निकाल ही देंगे। बिल्कुल। अब उस 50% में पास होने योग्य तो 10% ही थे, 40% और बाध्यता के कारण आपने निकाल दिए। तो इस तरह से वो सारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि छात्रों को भी ये लगता है कि भाई पास तो हो ही जाएंगे, और परीक्षार्थी जो है वो तो जानते हैं कि पास हो जाएंगे, और जो परीक्षा लेने वाले हैं, उत्तर पुस्तिकाएं देखने वाले हैं, वो भी ये लापरवाही पूर्वक ये काम हाँ, करने, मजबूरी पूर्वक या लापरवाही पूर्वक हाँ, उनको ऐसा करना ये पड़ता काम है कि करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई जब पास ही करना पड़ रहा है, तो तो पढ़ना उसमें क्यों। उसमें वो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को वो पूरी तरह पढ़ते नहीं हैं, और उसमें घटिया और बढ़िया, अच्छे और बुरे सब निकल जाता सब है। निकलते हैं, और लगभग सबके बराबर ही अंक दे दिए जाते हैं। तो फिर मेहनती विद्यार्थी जो हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, वो ये समझते हैं कि जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो भी हमारे बराबर ही अंक ला रहे हैं, तो हम भी क्यों पढ़ाई करें। हाँ, तो अच्छे विद्यार्थी इससे निरुत्साहित होते हैं, और जो जो बहुत घटिया दर्जे के विद्यार्थी हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि वो और परीक्षाएं तो पढ़ाई। कुछ है ही नहीं, हमको तो पास तो होना ही है। तो ये उत्तर उत्तर ये पतन होता जाता है ये इस पढ़ाई तरह का। से हाँ, एक स्तर विशियस गिरता है। सर्कल, एक दुष्चक्र बन जाता है, और वो पास होते चले जाते हैं। आप आजकल स्थिति ये हो गई है कि अगर रिजल्ट, अखबार में रिजल्ट वाला जो पृष्ठ है, हाँ, आजकल उसको नहीं आता। देखें, तो पहले तो कोई 4, 5, 8, 10 रोल नंबर ऐसे आते थे जो फर्स्ट प्रथम, डिवीज़न हाँ। आए, और बाकी फिर सेकंड डिवीज़न में 100-150 विद्यार्थी आ जाते थे, और बाकी सैकड़ों की संख्या में थर्ड थर्ड डिवीज़न। डिविजनर्स आते थे। अब मामला उल्टा हो गया है कि फर्स्ट डिवीज़न वाली कॉलम बहुत बढ़ गई है अखबार में, सेकंड डिवीज़न वाली उससे कम हो गई, और थर्ड डिवीज़न वाली तो बहुत ही कम हो गई है, कोई इक्का हाँ, दुक्का सभी लोग फर्स्ट आ सेकंड या जाता है। फर्स्ट ही आते हैं ज़्यादातर ना। हाँ, तो ये परीक्षकों की भी मजबूरी है, लापरवाही है, दोनों बातें हैं। तो एक कारण ये भी है, और तो तो अब हम ये देख रहे हैं कि भाई सभी जगह मतलब परीक्षक से लेके विद्यार्थी से लेके अध्यापक से लेके परीक्षक तक सब में अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश का नतीजा ये है कि चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, सभी क्षेत्रों में स्तर निरंतर गिरता जा रहा है।
तो क्या ये नैतिकता की कमी की वजह से हो रहा है? अगर नैतिकता की कमी की वजह से हो रहा है तो नैतिकता कम क्यों हो रही है? क्या पाठ्यक्रम में हमें नैतिक शिक्षा डालनी चाहिए ताकि नैतिक स्तर ऊंचा हो पढ़ने से बच्चों में और विद्यार्थियों में और अध्यापकों में, दोनों में ही? तो नैतिक शिक्षा का जो पहले प्रावधान था आज से बहुत साल पहले, तो क्या वो प्रावधान दोबारा करना चाहिए ताकि नैतिक स्तर ऊंचा हो विद्यार्थियों का? नैतिक शिक्षा से चरित्र का संबंध है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। शिक्षा आदमी को सबल बनाती है, उसको क्षमता देती है, और जो अनैतिक व्यक्ति है उसको अनैतिकता के मामले में ज़्यादा सबल बना देती है। वो ज़्यादा सफल होता है अनैतिक कार्यों में, ज़्यादा होशियार हो जाता है। और जो नैतिक पहले से ही नैतिक है, पहले से ही चरित्रवान है, तो शिक्षा उसको और ज़्यादा और आगे चरित्रवान। बढ़ा देती है। बाकी शिक्षा से, किताबों से, उपदेशों से, व्याख्यानों से नैतिक नहीं। नैतिकता नहीं होती पैदा। नैतिकता तो पूरे समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, आपके चारों तरफ के वातावरण में, उदाहरणों से। बाजार में, मित्रों में, यहाँ तक कि फिल्मों में, नाटकों में, साहित्य में, अगर होगी तो होगी, और नहीं होगी तो नैतिकता नहीं होगी। नैतिकता आदमी जिस समाज में, जिस माहौल में रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो अपने अनुभवों से अपने उसको नैतिकता मिलती अपने है। उसको ग्रहण करता है, और वो नैतिक होता है। तो इसमें शिक्षा का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर शिक्षा से ही को आदमी चरित्रवान हो जाए तो फिर तो बहुत आसान काम है ये। शिक्षा का चरित्र से कोई संबंध नहीं है। हाँ, घर में आपके इस तरह की बातें चलती हैं, कई तरह की चालाकियाँ, कई तरह चालाक की लोग सफल होते हुए देखे और उससे जाते हैं। सफलताएं मिल रही हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं, और बड़े गर्व से जो है ये सब बातें घरों में हो रही हैं, बच्चा उनको सुन रहा है। तो ये तो नैतिकता किताबों से नहीं आएगी। हाँ, एक वो तो जो है ना, नैतिकता एक परिवार से शुरू होती है सबसे परिवार पहले। से शुरू होती है, और मतलब मोहल्ले से, और बच्चों से, सहपाठियों से, साथ में खेलने वालों से, सबसे मिलजुल करके, अध्यापकों से, फिल्मों से, नाटक से, साहित्य से, लीडरशिप ये से। इन सब बातों से होती है। वो एक जो शेर है कि हजारों खिज़्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, मगर ये फितरत इंसान वो अब तक भटकता है। तो हमारे उपदेशक तो पता नहीं किस युग से हर समाज में हजारों उपदेशक पैदा हुए हैं, लेकिन इंसान आज भी नैतिकता से भटकता है। तो इसलिए शिक्षा तो केवल उपदेश देगी, पुस्तकें केवल उपदेश देगी, उनसे चरित्र का निर्माण नहीं होता। नैतिक शिक्षा। और दूसरी एक समस्या और है, वो है रीडिंग हैबिट्स। हमारे समाज में रीडिंग हैबिट्स, पुस्तकें पढ़ने की आदत या उसमें रुचि, वो है ही नहीं। पहले भी कम थी, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो यही कारण है कि जैसे पहले स्कूलों में लाइब्रेरीज होती थी तो बच्चे बैठा करते थे, कॉलेज लाइब्रेरी में भी बच्चे बैठते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ना तो स्कूलों की लाइब्रेरी में बच्चे बैठते हैं और टीचर्स भी उन लाइब्रेरीज को खोलते नहीं हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किताबें निकलें, डैमेज हो, धूल लगे। और विद्यार्थी भी नहीं चाहते कि वहाँ बैठ कर के बंद जाएँ 1 घंटे 2 घंटे। और पहले जो जिला पुस्तकालय वगैरह होते थे वहाँ भी काफ़ी लोग जाया करते थे, लेकिन अब पुस्तक पढ़ने तो नहीं जाते। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बदल गया है आजकल। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट पहले जो पुस्तकालय होते थे वहाँ से हट कर के केवल एक खाली जगह है वहाँ जहाँ घर से पुस्तक लाके कोई प्रतियोगी परीक्षा की उसको पढ़ना दिन भर, उस वो लाइब्रेरी होगी। हाँ, लाइब्रेरीज तो आप ये समझिए कि पुस्तकों के कब्रिस्तान बन गए हैं, बहुत खूब। जहाँ पुस्तकें
आ गई एक बार, डंप की कब्र जाती। में आ गई तो अब वो निकलेंगी नहीं। हाँ तो ये आजकल। अध्यापक भी पुस्तकालय में देखे नहीं जाते, और रीडिंग रूम्स खाली पड़े रहते हैं, और और न विद्यार्थी तो भी नहीं। अध्यापक और न छात्र। लाइब्रेरीज मैंने देखा कि मेरे प्रारंभिक वर्षों में रीडिंग रूम में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, इतने छात्र बैठे रहते थे, खाली पीरियड में रीडिंग रूम में आते थे। और अब रीडिंग रूम में कोई भी छात्र या कोई भी अध्यापक दिखाई नहीं देता है। तो पुस्तकालय का हाल तो ये हो गया। मैं जयपुर शहर में भी जानता हूँ अच्छी तरह कि पहले गली गली में और जो साधन तो नहीं थे, लेकिन चबूतरे पर या किसी बरामदे में कुछ बिछा दिया और चार पांच तरह के अखबार और चार पांच तरह की पत्रिकाएं वहाँ पड़ी रहती थी। हम लोग वहाँ जहाँ जिस गली में जाते, जिस चौराहे पे जाते, बैठ जाते थे पढ़ने, और कुछ पत्रिकाएं पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे। धीरे धीरे वो सब गायब होते चले गए, और अब तो जो बड़े पुस्तकालय हैं वो बंद हो गए। तो और या तो यह दृश्य श्रव्य मीडिया की वजह से या किस वजह से पुस्तकों से अब रुचि ये, घटी। हाँ, इसके पीछे भाई हमारे समाज में प्रारंभ से ये रहा है कि शिक्षा का मतलब है नौकरी। नौकरी। और एक बार अगर आपको नौकरी मिल चुकी, तो पुस्तक तो का क्या जैसे काम। डॉक्टर कोई बन गया, इंजीनियर बन गया, तो जिंदगी भर मेडिकल बुक्स वो फिर नहीं पढ़ेगा। जबकि रोजाना नई नई रिसर्चेज मेडिकल साइंस में हो रही है, और कल का ज्ञान आज रिजेक्ट हो रहा है। साइंस में ये खास बात है कि नई नई खोजें सारी संसार में हो रही है, और आप अप टू डेट नहीं हैं। आपने जो एमबीबीएस या वो जो पढ़ा है वो वहीं तक पढ़े हैं, लेकिन आपका प्रोफेशन अच्छा चमक रहा है। तो आप सोचते हैं कि पुस्तकें क्यों पढ़ें। तो उनके घरों पे, लोगों के घरों पे जो पुरानी पुस्तकें हैं वो आज तक उन्होंने मिट्टी नहीं झाड़ी, उनकी धूल जमी हुई है। तो वही लोग जब नहीं पढ़ते समाज में, या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तो वो लोग भी अगर नहीं पढ़ते तो आम आदमी से तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो पढ़ें। तो एक समस्या ये भी है कि फिर जो नई पीढ़ी के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनमें उनको भी एग्जाम्पल नहीं ये मिलता। रुचि पैदा नहीं होती, उनको कोई उदाहरण सामने नहीं आता कि वो भी ऐसा कुछ करें। तो रीडिंग हैबिट भी कम हो रही है। और फिर ये जो डिजिटल डिवाइसेज आ गई हैं, तो वो व्यस्त आदमी रखते हैं लोगों को, बेवजह व्यस्त रखते उसमें हैं। उसमें व्यस्त हो गए। हाँ। और ये चार पाँच छः लाइन का व्हाट्सएप कुछ आता है, दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि अध्ययन तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं। जो चीज़ आपने पढ़ ली वो आपके दी, वो इको चैम्बर बन जाता है। वही चीज़ आपके आती रहेगी मोबाइल में, उसी तरह की बातें जो आप सुनते रहते हैं। तो आपको लगता है कि अरे, वो पूर्वाग्रह बढ़ते जाते हैं। पूर्वाग्रह बढ़ते चले जाते हैं, और आपको ज्ञान का गर्व पैदा हो जाता है, झूठा गर्व पैदा हो जाता झूठा गर्व पैदा हो जाता है कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। कट्टरता बढ़ जाती है। है, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वही सब जगह वही, वही जो विचार। मेरे जो विचार हैं वही मोबाइल में आ रहे हैं, तो वो सोचता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ। तो आज का जो अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी है, वो बड़े वैज्ञानिक से भी बहस करने के लिए तैयार रहता है। तो आज हालत ये हो गई है ज्ञान विज्ञान की हमारे देश में।